नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवेग आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ हैं वैभव कांडपाल जी, जिन्होंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वर्ष 2021 की अपर पीसीएस परीक्षा में रैंक 2 के साथ डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल किया है। वैभव जी संवेग आईएएस के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़े रहे। स्वागत है वैभव जी आपका संवेग आईएएस में। धन्यवाद आपको मुझे ये मंच प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। वैभव जी, जैसा हम जानते हैं जितने भी पीसीएस परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, उनकी एक ड्रीम जॉब या ड्रीम पद कहें डिप्टी कलेक्टर पद हासिल करने का होता है। और सर आपने ये पद हासिल किया है, सर आपको कैसा लग रहा है सर? ये पद मैंने हासिल किया है। ऐसा सच तो मेरे को कुछ विशेष नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अभी वर्तमान में भी अधिशासी अधिकारी के पद पर हूँ। एक पद ही तो है। पद के साथ साथ फिर दायित्व भी आ जाता है, क्योंकि राज्य की सेवा करने का जो मेरा उद्देश्य बचपन से ही था। बस एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, वो प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया है, जिससे मैं इस राज्य के लिए उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सेवाएं अपने नागरिकों को प्रदान कर पाऊंगा। बस यही मैं सोचता रहता हूँ दिन रात कि कैसे करूंगा और बेहतर तरीके से कैसे करूंगा, बस। बाकी ऐसा कुछ नहीं। सर जितने भी जो कि पीसीएस परीक्षा या जो इस एग्जीक्यूटिव पोस्ट की वैकेंसीज में अप्लाई करते हैं बच्चे, उनका एक मोटिवेशन रहता है बचपन से कि उन्हें सिविल सर्विसेज में जाना है। सर आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला सिविल सर्विसेज की सेवाओं में आने का? मैं जब पंतनगर विश्वविद्यालय से बीटेक कर रहा था, तो उस दौरान मैं विवेकानंद स्वाध्याय मंडल, एक एनजीओ है, उससे जुड़ा हुआ था। उस एनजीओ में हमारे एक सीनियर भी थे, कंचन कांडपाल नाम है उनका। अभी वो वर्तमान में आईपीएस है। वो तैयारी किया करते थे, काफी अच्छी स्पीच देते थे, उनकी नॉलेज काफी अच्छी थी। तो उनको देख करके मतलब प्रेरणा मिलती थी कि कुछ करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। फिर उन्होंने 2016-17 के आसपास आईपीएस का एग्जाम निकाला। हालांकि मैंने कॉलेज से फिर प्लेसमेंट ले लिया था, स्टडी वगैरह के टच में मैं फिर नहीं था। मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एज ए असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर चला गया था। लेकिन हाँ, मैं उनसे बहुत प्रेरित हुआ था, कंचन कांडपाल सर से, क्योंकि उन्होंने एक वो उत्तराखंड बोर्ड के टॉपर भी रहे थे। सेम हिस्ट्री मेरे साथ भी रही है, मैं भी उत्तराखंड बोर्ड का टॉपर रहा हूँ हाई स्कूल इंटर में। और वो मेरे कॉलेज के सीनियर भी थे, तो उनसे मैं काफी प्रभावित रहता था। तो उनसे भी काफी प्रेरणा मिली। इसके अलावा अपने स्कूल क्षेत्र में भी हमारे काफी डीएम एसडीएम वगैरह हमारे यहाँ, क्योंकि मैं विवेकानंद विद्या मंदिर से पढ़ा हुआ हूँ, तो यहाँ पे आते रहते थे मोटिवेट करने के लिए। और तो काफी प्रेरणा मिलती थी उनसे भी कि हाँ, एक ये सिविल सेवा एक मंच है जिससे हम कुछ तो कर सकते हैं राज्य के नागरिकों के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए। लेकिन मैं प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लिया था, लेकिन दिमाग के एक कोने में था कि करना तो है। तो फिर कोविड के बाद से फिर मैंने सीरियस होके पढ़ना स्टार्ट किया था। सर जैसा अभी आपने बोला कि आपने प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब किया है, तो एक वर्किंग प्रोफेशनल होने के साथ साथ सर आपने अपनी तैयारी भी जारी रखी और ईओ का एग्जाम भी निकाला। और सर अभी आप रैंक 2 के साथ एसडीएम पद पे भी चयनित हुए हैं। सर जो बच्चे अभी वर्किंग हैं या जो बच्चे अभी वर्किंग नहीं हैं और सिविल सेवाओं की तैयारी करना चाहते हैं, उनको अपना प्लान किस टाइप का करना चाहिए? अपना जो प्रोफेशनल लाइफ है और जो स्टडी लाइफ है, उनको कैसे मैनेज करना चाहिए सर? मैं ईमानदारी से बताना चाहूंगा, जब मैं वर्किंग में था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, हमारे प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल समय नहीं मिल पाता था। 9 से 11 घंटे वहां पे इतना काम रहता था, प्रोजेक्ट का इतना लोड रहता था कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती थी। मैं बिल्कुल पढ़ाई से अलगाव ही हो गया था एक तरीके से। तो 2021 के आसपास जब कोरोना की लहर आई थी देश में, तो फिर वर्क फ्रॉम होम की सुविधा जब हमें ये कंपनी ने दी, तो वर्क फ्रॉम होम में मैं घर आ गया। तो उस समय थोड़ा लोड कम हुआ, तो मैं जनरल स्टडीज थोड़ा थोड़ा यूट्यूब से पढ़ा करता था, यूट्यूब के चैनल से और कुछ कुछ बुक्स से समय निकाल के पढ़ा करता था। फिर जब मैं ये उत्तराखंड पीसीएस का उसी दौरान फॉर्म आता है अगस्त सितंबर के आसपास, तो मैं ये फॉर्म भरा। मैंने इसको भरने के बाद, क्योंकि मेरी उत्तराखंड की तैयारी तो बिल्कुल नील थी, जनरल स्टडीज तो मैं पढ़ा करता था, लेकिन उत्तराखंड मेरे को कुछ नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था। लोअर पीसीएस का फॉर्म मैंने सिर्फ इसलिए नहीं भरा था क्योंकि मेरे को उत्तराखंड बिल्कुल नहीं आती थी, इसलिए मैंने लोअर पीसीएस का फॉर्म ही नहीं भरा। ये रीजन है, लोअर पीसीएस का एग्जाम ही नहीं दिया मैंने। फिर मैंने सोचा कि यार, अपने राज्य की सेवा करने का इतना बढ़िया अवसर मुझे मिला है। मैं जनरल स्टडीज मेरी तैयार साइड बाई साइड हो ही रही थी। तो मैंने 2022 में जॉब क्विट कर दी थी। जॉब क्विट करके उसके बाद मैं फुल टाइम प्रिपरेशन में आया। सबसे पहले मैंने अपनी उत्तराखंड मजबूत करी। जनरल स्टडीज जो मैं धीरे धीरे पढ़ रहा था, उसकी फ्रिक्वेंसी मैंने बढ़ाई, और ज्यादा उसको पढ़ना स्टार्ट स्टार्ट किया। प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स दिया मैंने अप्रैल 2022 में, 3 अप्रैल आई थिंक डेट थी।
प्रीलिम्स मैंने दिया, प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ। प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद भी अंदर से वो आत्मविश्वास नहीं था, क्योंकि उत्तराखंड अभी भी उतनी अच्छी तैयार नहीं हुई थी। प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया था। तो पता नहीं परमपिता परमेश्वर की क्या कृपा रही कि ये आगे चला गया पेपर, और पेपर आगे गया तो उत्तराखंड तैयार करने के लिए और समय मिल गया। ऐसे करके 3-4 बार शायद आगे गया ये पेपर, तो मेरे को उत्तराखंड को और मजबूत करने का मौका मिला। और आज ये जो ईश्वर के आशीर्वाद से, ये देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मुकाम आप सबके समक्ष है। सर जैसा कि आपने बोला कि आपकी जब प्री निकला था तब उस समय पे जो उत्तराखंड की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी नहीं थी, और सर आपने हम्म। काफी कम टाइम पे एक उत्तराखंड को बहुत मजबूत पक्ष के साथ सर इस पेपर को क्रैक करा। और जैसा कि हम इस बार देख रहे हैं नए पैटर्न में उत्तराखंड के दो अलग सब्जेक्ट हैं मींस में, तो सर आप बिल्कुल। बच्चों को किस टाइप से गाइड करेंगे कि वो उत्तराखंड को किस टाइप से फोकस करें, या किस टाइप से उनका उत्तराखंड में स्पेसिफिकली अप्रोच होना चाहिए? उत्तराखंड के लिए वैसे तो मैंने मुख्य रूप से सिर्फ 2 बुक को फॉलो किया था। एक परीक्षा वाणी, जो कि बाइबल कही जाती है यहाँ पे उत्तराखंड के एग्जाम्स के लिए, वो फॉलो करी थी। और एक BS नेगी करके किताब आती है, वो फॉलो करी थी मैंने। क्योंकि हमें मेंस एग्जामिनेशन में फैक्ट्स डेटा को अपने शब्दों में वर्णन करके लिखना रहता है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, डाटा है, फैक्ट्स हैं, तो आप अपनी उत्कृष्ट भाषा शैली का यूज करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी लेखन शैली किस प्रकार की है, आप लिखते किस तरीके से हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट किस तरीके से कर पाते हैं। जितना अच्छा आप खुद को रिप्रेजेंट करेंगे, जितने बढ़िया तरीके से आप अपने आंसर्स को लिखेंगे, उतने अच्छे मार्क्स फिर आपके इन 2 पेपर्स में जरूर आएंगे। सर जैसा कि हम जानते हैं कि इस पेपर के 3 चरण होते हैं, जैसे कि पहला प्री होता है, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। सर इन तीनों चरणों की सर आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, आपने कौन सी फॉलो किया सर? प्रीलिम्स के लिए मैंने जो घटना चक्र करके एक संस्करण निकलता है किताबों का, वो घटना चक्र की मैंने हर सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन होता है इसमें, उनको पढ़ा था। और इसके साथ साथ एक परीक्षा वाणी की ऑल इन वन करके बुक आती है। उसमें क्या सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, मतलब कि इस प्रीवियस ईयर की। तो घटना चक्र पढ़ने के बाद मैंने वो ऑल इन वन वाली बुक को लगा लिया था, जिससे मेरी घटना चक्र के सवालों का रिवीजन हो गया था। तो प्रीलिम्स के लिए तो मैंने ये किया था। इसके अलावा फिर मेंस एग्जामिनेशन है। मेंस एग्जामिनेशन में क्योंकि मैं किताब को पढ़ने की, क्योंकि मैं जॉब के साथ साथ शुरुआत में कर रहा था, 2021 में मैंने जॉब पूरी तरह से क्विट नहीं की थी, तो मैं जॉब के साथ साथ कर रहा था, तो मैं यूट्यूब को ज्यादा फॉलो करता था, सुन करके चीजों को ज्यादा तैयार करता था, जितना भी खाली समय मिलता था उसमें। तो यूट्यूब में मैंने चैनल्स के माध्यम से चीजों को पढ़ा, जैसे मैराथन वीडियोस डाल रखी है हर सब्जेक्ट की, हिस्ट्री की, आर्ट एंड कल्चर की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, इंटरनल सिक्योरिटी की, तो उसको मैंने फॉलो किया। इसके अलावा बाकी जो कुछ स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं, जैसे पॉलिटी के लिए सभी एक किताब पढ़ते हैं, सबके मुंह में वही लक्ष्मीकांत, वही पढ़ी थी मैंने, सभी को पता रहता हो। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ी थी। ज्योग्राफी के लिए मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ी थी, क्योंकि वहां पे हमें मेंस एग्जामिनेशन में आंसर को क्रिस्प करके लिखना होता है, मतलब एक लिमिटेड वर्ड्स में अपनी बात को कहना होता है। तो मैंने अपने आप को बहुत सारे सोर्सेज में केंद्रित ना करके लिमिटेड सोर्स में अपने आप को केंद्रित रखा, और उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा, और उसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी, बस और भगवान के आशीर्वाद से आज ये सफलता मुझे प्राप्त हुई। सर इंटरव्यू के दौरान जब कैंडिडेट जाता है या इंटरव्यू की जब तैयारी करता है कैंडिडेट, तो उस समय उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इंटरव्यू के दौरान जब आप जाते हैं, इंटरव्यू बस देखा जाए तो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, टोटल मिला के आपकी जो पर्सनैलिटी है उसका एक टेस्ट होता है इंटरव्यू। ये एक दिन में मतलब आपकी पर्सनालिटी चेंज नहीं होती। आप का जो अभिवृत्ति होती है, जिसको एटीट्यूड कहते हैं, हम इथिक्स में भी पढ़ते हैं इस चीज को, बचपन से लेकर आपकी अभी वर्तमान आयु तक ये दिन प्रतिदिन हमारी अभिवृत्ति बनती रहती है। तो तो इंटरव्यू में बस आपको ये करना है कि जब आपका मेंस एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए, तो मॉक इंटरव्यूज मैंने दिए थे, संवेग आईएएस का मॉक मैंने दिया था। इसके अलावा मैं दिल्ली गया था, वहां पे मैंने मॉक दिया था, उनने यूट्यूब में भी मेरी वीडियो डाली हुई है, उनका भी मैंने मॉक दिया था। मॉक इंटरव्यू से मुझे काफी हेल्प मिली। मुझे पता चला कि मतलब आत्मविश्वास तो था, बचपन से मैं डिबेट वगैरह में भाग लेता रहता था, भाषण प्रतियोगिता करता रहता था, तो आत्मविश्वास तो ऐसा था कि दिक्कत नहीं थी बोलने में, मतलब भय नहीं है किसी प्रकार का। लेकिन हाँ, एक मंच चाहिए होता है कि कैसे किस प्रकार से होता है इंटरव्यू, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए मुझे मॉक इंटरव्यूज ने काफी मदद करी, खासकर संवेग आईएएस सर के इंटरव्यूज मैंने दिए थे। यहाँ से मेरे को बहुत हेल्प मिली, क्योंकि मैंने इनका 4 दिन का सर का ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी था, वो भी मैंने ज्वाइन किया था। उससे मेरे को एक पूरा एक थॉट प्रोसेस जनरेट हो गई कि कहाँ कहाँ से सवाल क्या क्या पूछ सकते हैं। बहुत हेल्प मिली मेरे को संवेग आईएएस के प्रोग्राम से। तो मैं सर को धन्यवाद देना चाहूंगा उनकी इस मुहिम के लिए।
सर जैसा कि हम जानते हैं इस बार पैटर्न में बदलाव आया है, तो जो बच्चे अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? जो भी बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब मेंस शायद 16, 17, 18, 19 नवंबर को होने वाला है, अगर पोस्टपोन नहीं हुआ तो अगर ये मेंस और फिलहाल यही मान के चलना चाहिए कि ऑन टाइम ही हो रहा है, 16, 17, 18, 19, तो उनको अब लेखन शैली पे आ जाना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लिखें, टाइम लिमिट में पेपर को पूरा करने का प्रयास करें। और पर अगर आप अपने समय को दो हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, एक स्टडी आवर्स और एक आंसर राइटिंग के लिए जो आप समय निकाल रहे हैं, तो जो स्टडी वाले आवर्स है उसको थोड़ा कम करिए। जैसे 4 घंटा, अगर आप 8-10 घंटा बैठ रहे हैं, तो आप 4 घंटे आप पढ़ाई को दे सकते हैं, बाकी 6 घंटे में आप लिखने का अभ्यास कीजिए। एक दिन के दो पेपर हो सके तो लिखिए, ताकि आपकी स्पीड आएगी। जितना बढ़िया आप लिख सकते हैं। और अपने इस समय में आपको अपने आंसर राइटिंग के रिप्रेजेंटेशन के तरीके को भी सीखना होगा। आप आंसर्स को पैराग्राफ के फॉर्म में ना लिख करके बुलेट पॉइंट्स में लिखिए। फ्लो चार्ट्स का, ब्लॉक डायग्राम्स का जितना ज्यादा यूज कर सकें उतना कीजिए। वेन डायग्राम का यूज कीजिए अपने आंसर्स में। फैक्ट्स का, डेटा का जितना ज्यादा यूज कर सकें उतना कीजिए। जितने ज्यादा आंकड़े आप दे सकते हैं उतना दीजिए। बस आप ये चीज है, परीक्षा बोले तो अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए, पर इच्छा यानी दूसरे की इच्छा पे डिपेंड करती है परीक्षा। तो हम तो कर आए, हमें तो अपना अच्छा ही लगता है कि हाँ मैंने किया है, लेकिन दूसरे को भी तो पसंद आना चाहिए। तो आप खुद को एज ए एग्जामिनर आंक करके देखिए कि अगर आपके पास कॉपी आती तो आप कैसी कॉपी देखना पसंद करेंगे। तो आपका रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन करना भी एक प्रकार की कला ही है, तो आप जितने बढ़िया तरीके से अभी लिखने का अभ्यास करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करने का प्रयास करेंगे अपने आंसर्स को, उतना अच्छा परिणाम आपके आगे आएगा। 2 महीने के लगभग बचा हुआ है। मैं तो यही कहना चाहूंगा सारे अभ्यर्थियों से, शुभकामनाएं दूंगा उनको, और साथ में ये कहना चाहूंगा कि आप लिखने का जितना ज्यादा अभ्यास कर सके उतना अभ्यास कीजिए। अगर आपके कोई मार्गदर्शक हैं तो उनकी सहायता लीजिए, उनसे मदद लीजिए जिनने एग्जाम्स निकाला है या जो निकाल चुके हैं, या जिस भी संस्थान से आप जुड़े हुए हैं। यदि आप मॉक टेस्ट ले रहे हैं मेंस के, तो अपने आंसर्स को चेक कराइए। अपने रिप्रेजेंटेशन के तरीके को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कीजिए। निश्चय ही सफलता आपको के कदमों तक आएगी। सर जैसे अभी आपने बोला कि अपने लेखन शैली को बढ़ाइए, सर जो मेंस की लेखन शैली होती है उसे इम्प्रूव कैसे कर सकता है एक कैंडिडेट, अगर आप कुछ जनरल टिप्स देना चाहें? जी, अगर आप शुरुआत में अपने आंसर्स को लिखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल एकदम जनरल ही होगा, जनरलिस्ट ही होगा। मैंने भी जब अपने आंसर्स लिखे थे प्री क्वालिफाई होने के बाद, तो शुरुआत शुरुआत में मैं जो टेस्ट पेपर लिखता था, और फिर जब लास्ट लास्ट में मैंने जो टेस्ट पेपर लिखने शुरू करे, तो मेरे को मैं जब तुलना करता था उनकी, तो मतलब काफी अंतर देखने को मिला था। अपने आप को भी लगने लग जाता है कि हाँ, अब काफी अंतर आ रहा है, मतलब चीजों में काफी अंतर आ रहा है, मेरा रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदल रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जितना हो सके आप लिखते जाइए। समय के साथ साथ आपका इंप्रूवमेंट अपने आप होता चला जाएगा, आप खुद ही महसूस करेंगे इस चीज को कि हाँ मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है। भूगोल जैसे है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आप ज्यादा से ज्यादा मैप्स का प्रयोग कीजिए, भारत का नक्शा बनाइए, ये विश्व का नक्शा बना करके चीजों को लोकेट करने का प्रयास कीजिए। जितना ज्यादा डायग्राम्स बना सकते हैं उतना बनाइए। उत्तराखंड के कोई सवाल आते हैं तो उत्तराखंड का नक्शा बना करके उसको रिप्रेजेंट कीजिए। अगर निबंध है, निबंध में अगर कोई उत्तराखंड का निबंध है, तो अगर आप हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र से हैं, तो जैसे मैं बताऊं कि उत्तराखंड की संस्कृति के तत्वों पे मैंने निबंध लिखा था वहां पे, तो मैं कोटेशन भी कुमाऊनी भाषा में डाल के आया था। दैना हो या होली का गणेशा हो करके कि कुछ हमारा लोकगीत है, इसको मैं एक निबंध के कोटेशन के तौर पे डाल के आया था। तो आप लोक भाषा का यूज कर सकते हैं, इससे काफी अच्छा संदेश जाता है चेक करने वाले के ऊपर। तो आप कोटेशंस को तैयार कीजिए, बढ़िया तरीके से अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट कीजिए। और डायग्राम्स, वेन डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम करके अभ्यास जितना ज्यादा करेंगे, आप जो पहला मॉक लिखेंगे और जो आप एग्जाम से आखिरी दिन, पहले आखिरी दिन जो मॉक लिख रहे होंगे, आपको खुद ही अंतर महसूस होगा। सर जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड में जो एक एग्जाम साइकिल होता है वो कई बार कई हम्म, लंबा खिंच जाता है, और उस बिल्कुल। लंबे दौर पे सर काफी नेगेटिविटी कैंडिडेट के अंदर आ जाती है, कभी कई बार वो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो उस हम्म, दौरान खुद को मोटिवेट कैसे रख सकता है कैंडिडेट सर? जो आपका एग्जाम था वो भी काफी लंबा चला, उस दौरान सर आपने खुद को कैसे मोटिवेट रखा सर? 2021 तक तो मैं लगभग काम कर ही रहा था। 2021 में फॉर्म आया, फिर थोड़ा बहुत पढ़ना लगभग लगभग स्टार्ट किया, जनरल स्टडीज वगैरह। 2022 से मैंने पूरी तरह से जॉब क्विट करके तैयारी में अपने आप को कर दिया था। तो अगर बात की जाए, इसका मेंस 2023 में होता है। फिर 2023 में फरवरी के बाद हम एकदम खाली बैठ गए थे, कुछ नहीं था फिर करने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपना मनोबल मत तोड़िए, क्योंकि उत्तराखंड के और एग्जाम्स भी होते हैं, फॉर्म्स आते रहते हैं यहाँ पे। तो भगवान की कृपा से अधिशासी अधिकारी का फॉर्म आ पड़ा था, कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, और मैं तैयारी के फ्लो में ही था। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी उत्तराखंड तैयार नहीं थी पहले, 2022 से मैंने तैयार करनी शुरू करी थी। 2023 तक वो ऐसी तैयार हो गई थी कि मैं मतलब कंटिन्यूटी में था।
वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का फॉर्म आता है, मैं उस फॉर्म को भरता हूँ, उस एग्जाम को देता हूँ, और उसमें भी राज्य में मेरे को प्रथम स्थान प्राप्त होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कंटिन्यूटी में रहिए। आप ये मत सोचे कि ये परीक्षा छोटी है, ये समूह गौ की है। मतलब कोई पद छोटा नहीं होता। हर पद की अपनी गरिमा होती है, हर पद अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है। अगर उस पद पे काम करने वाले कार्मिक नहीं होंगे तो राज्य चलेगा कैसे? तो आप हर प्रकार का एग्जाम जो होगा राज्य का वो दीजिए। आप अगर ये एग्जाम दे रहे हैं, मेंस आपने लिख लिया है, सपोज डिले हो रहा है, तो बीच में जितने फॉर्म्स आ रहे हैं सब भरिए। उस दौरान अगर आपका कोई रिजल्ट आ जाता है, जैसे मेरा अधिशासी अधिकारी का ये आ गया, मैंने ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं अभी, उसको ज्वाइन कीजिए। उससे ऐसा होगा कि आप कंटिन्यूटी में रहेंगे, आप ये भी नहीं सोचेंगे कि मैं खाली बैठा हूँ, बेरोजगार हूँ, क्या करूँ। जो अवसाद की स्थिति आती है, नेगेटिविटी आती है, वो नहीं आएगी। और अगर कुछ अंकों से आपका सिलेक्शन रुक रहा है, किसी एग्जाम्स में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं, वन डे एग्जाम्स भी देते हैं, नहीं हो पाता है। काफी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो देहरादून में बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो पाता है, रुके हैं, सालों से तैयारी कर रहे हैं। मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखिए। और आप कभी कभी जो लक फैक्टर होता है, जिसको लोग लक कहते हैं, वो लक नहीं होता, वो उस परमेश्वर का आशीर्वाद होता है। आप जिसको भी मानते हैं, जिस भी देवी देवता पे विश्वास करते हैं, आप उनको नित्य उनका आराधना कीजिए, अपने माता पिता बुजुर्गों को याद कीजिए, और सकारात्मकता बस अपने अंदर बनाए रखिए। निश्चय ही सफलता आपके कदमों में आएगी। सर किसी भी कैंडिडेट के लिए सफल होने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है सर? जैसे कि आप भी अगर अपनी सफलता का क्या सूत्र होगा सर आपकी? किसी भी कैंडिडेट की सफलता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र होता है अनुशासन और नियमितता। आप अपने जीवन में नियमितता, अनुशासन और जो आपकी नैतिक जो नियमित दिनचर्या है, उसको फॉलो कीजिए। एक जो डेली रूटीन होता है, नियत दिनचर्या जो होती है, उसको आप उसका अनुपालन कीजिए। अगर आपने तय किया है कि आज मेरे को हिस्ट्री का 1857 से लेकर 1905 तक का पढ़ लेना है, तो वो पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद ही अपनी अदर एक्टिविटीज कीजिए। मैं भी ऐसी डेली गोल्स सेट करता था कि हाँ, मेरे को आज इतना टॉपिक खत्म कर लेना है, तब तक मैं मोबाइल नहीं पकड़ूंगा। ऐसे करके मैं मतलब ये तय करता था, अगर मैं इतना खत्म करूंगा तभी मैं मोबाइल पकड़ूंगा, या अगर मैं इतना खत्म करूंगा तो आज मैं एक मूवी देखूंगा। तो वो ये चीज रहती है दिमाग में कि उससे ऐसा होता है कि आप मोटिवेटेड होंगे कि हाँ यार, मेरा ये टॉपिक खत्म होगा, इसके बाद चलो एक पिक्चर तो देखने को मिलेगी, या ये टॉपिक खत्म होगा तो मैं घूमने जाऊंगा। ऐसा सोच के मैं उस टॉपिक्स को खत्म करता था। आप डेली गोल्स सेट कीजिए, और जब वो गोल्स खत्म हो, उसके बाद अपनी डे टू डे एक्टिविटी कीजिए। तो मैं यही कहूंगा कि आप निरंतरता अपनी पढ़ाई में बनाए रखिएगा, बीच में गैप मत आने दीजिएगा, टूटिएगा मत। सकारात्मकता बनाए रखिएगा, अपने माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके नियमित मेहनत कीजिएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सर आप समवेगाई से जुड़े सर, और बहुत अच्छी बातें बताई जिससे कि जो अभी अभ्यर्थी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो काफी मोटिवेटेड फील करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपने ये मंच मुझे प्रदान किया उन हजारों युवाओं तक पहुंचने के लिए। इसके लिए मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ।